हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। तो आज के इसी वीडियो में बात करेंगे ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में। अमॉन्ग ग्रीन हाउस गैसेज, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड पॉल्यूशन विच इज़ आर काउज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे पहले क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट बढ़ रहा है, जैसे कि CO2 का अमाउंट, ठीक है, CFC का अमाउंट, ये सब बढ़ रहा है। ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो अगर जब इसका अमाउंट बढ़ने लगता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हो रहा है। तो देखिए, हम लोगों का जो स्ट्रेटोस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर का एक लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, उसमें क्या है कि ओजोन लेयर है। तो ओजोन लेयर का काम क्या है कि जो सन से जो भी सनलाइट आती है उसमें जो भी UV रेडिएशंस होती हैं वो उसको प्रोटेक्ट करके उसको वो एब्जॉर्ब करके फिर जो भी लाइट है वो सन पे आता है। तो ये मतलब क्या है कि अगर हम लोगों के ऊपर अगर UV रेस पड़ जाएगा तो कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन ओजोन लेयर जो है वो हम लोगों को उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लेकिन इसका जो है अभी क्या हो रहा है कि डिप्लीट हो रहा है, मतलब इसका जो थिकनेस है वो कम होते जा रहा है। और पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से तो क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये सब क्लाइमेट चेंज के ही इंडिकेशन है। ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट बढ़ना, डिप्रेशन ऑफ ओजोन लेयर और पॉल्यूशन का बढ़ना। हु सजेस्टेड दैट शिफ्टिंग अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज। तो कौन से ज्योग्राफर ने कहा था ये चीज़ कि जो अर्थ का जो शिफ्टिंग हो रहा है अपने एक्सिस पे, इसके वजह से क्या है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो वो थे मिलुटिन मिलानकोविक। ठीक है, अमॉन्ग आइस कोर, फॉसिल पोलेम, ट्री रिंग ग्रोथ, इवेपोरेटेड डिपॉजिट, विच वन प्रोवाइड्स क्रायोजेनिक इंडिकेटर फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये सारे ऑप्शंस हैं कि आइस कोर, फॉसिल्ड पोलन, ट्री रिंग ग्रोथ, एवेपोरेटेड डिपॉजिट, इन सब से किससे होता है क्रायोजेनिक इंडिकेटर जो कि क्लाइमेट चेंज का, वो है आइस कोर। ठीक है, आइस कोर। व्हाट इज़ द एवरेज इंक्रीज इन अर्थ्स टेम्परेचर ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी। तो पिछले लास्ट सेंचुरीज़ में कितना अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, वो 0.8 डिग्री सेल्सियस। The first research project program which focused on El Nino Southern Oscillation and its predictability was called। तो पहला जो रिसर्च प्रोग्राम था जो कि किस पे फोकस था, जो कि एल नीनो, जहाँ कहाँ पे होता है ये सदर्न ऑस्ट्रेलेशन में, इसको प्रेडिक्ट करने के लिए कौन सा रिसर्च प्रोजेक्ट हुआ था, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। ठीक है, COP26 वॉज हेल्ड इन द ईयर 2021-8। तो COP26 कहाँ पे हेल्ड हुआ था, ये ग्लासगो में हुआ था। ठीक है, आपको बताना है कि अभी COP28 हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है। ठीक है, डार्क एंड कूलर पैचेस ऑन सन विच इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन अ साइक्लिक मैनर इज नोन एज। तो डार्क और कूलर पैच जो कि सन पे है, जो कि इंक्रीज होता है तो डिक्रीज होता है साइक्लिक मैनर में, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सन स्पॉट्स। क्या बोलते हैं, सन स्पॉट्स। चेंजेस इन लैंड यूज पैटर्न्स, डिफॉरेस्टेशन, लैंड क्लियरेंस एंड एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स टू विच टाइप ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है, वहाँ का लैंड का जो यूज़ है पैटर्न वो चेंज हो रहा है, एग्रीकल्चर चेंज हो रहा है, एग्रीकल्चर ख़त्म, मतलब अलग अलग टाइप के हो रहे हैं। ठीक है, लैंड का क्लियरेंस हो रहा है, तो उससे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। किस तरीके का, टेरेस्ट्रियल क्लाइमेट चेंज। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जिसको CDM कहते हैं, वाज एडॉप्टेड इन विच प्रोटोकॉल। तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है वो कौन से प्रोटोकॉल में अडॉप्ट किया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल में। व्हाट डज UNFCCC स्टैंड फॉर। UNFCCC का क्या फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। UNFCCC इज रिलेटेड विथ। तो UNFCCC जो है वो किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैसेस से। When was UNFCCC entered into force। मतलब UNFCCC जो है वो ऑपरेशनल कब हुई, वो कब काम करना स्टार्ट करती है, ये 21 मार्च 1994 में। विच कंट्री वॉज इम्पोज कार्बन टैक्स फर्स्ट। तो सबसे पहले कौन से कंट्री ने इंडस्ट्रीज़ पे कार्बन टैक्स लगाया था, वो था न्यूजीलैंड। विच इज़ अ क्रायोजेनिक इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। तो क्रायोजेनिक इंडिकेटर कौन है क्लाइमेट चेंज के लिए, वो है आइस कोर्स, है ना, आइस कोर्स।
व्हेन वाज द फर्स्ट क्लाइमेट समिट हेल्ड। तो पहला जो क्लाइमेट समिट था, क्लाइमेट को बचाने के लिए जो पहला मीटिंग हुआ था, वो कब हुआ था? फरवरी 1979 में। वेयर वाज द फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड। तो पहला जो अर्थ समिट था ये कब हुआ था? कहाँ पे हुआ? रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में। ठीक है। व्हेन वाज द इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेटिक चेंज रिलीज्ड। तो इंडिया का पहला नेशनल एक्शन प्लान NAP ऑन क्लाइमेट चेंज ये कब रिलीज़ किया गया? वो 2008 में, 2008 में। ठीक है। अमॉन्ग सोलर पावर, एफॉरेस्टेशन, न्यूक्लियर पावर एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन which is not included in 8 missions under India's नेशन एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इंडिया का जो नेशन एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज को लेके, उसमें 8 सब्जेक्ट्स के बारे में बात किया गया। 8 मिशन है इंडिया का, उसमें से सोलर पावर है, एफॉरेस्टेशन है, वेस्ट टू एनर्जी कंजर्वेशन है, लेकिन उसमें न्यूक्लियर पावर का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। विच इज़ द नोडल एजेंसी इन इंडिया फॉर द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के लिए कौन सी नोडल एजेंसी इंडिया में काम करती है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। व्हेन वाज द झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पब्लिश्ड। तो इसकी पूरे नेशन का है नेशनल एक्शन प्लान, तो वैसे ही झारखंड का अपना एक्शन प्लान है, वो कब आया था? 2013 में, 2013 में। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल। तो कार्बन क्रेडिट और ये जो था कॉन्सेप्ट, ये कहाँ पे ओरिजिन होता है? ये होता है क्योटो प्रोटोकॉल में। ये पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है। विच आर्टिकल वॉज इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 इन परव्यू ऑफ इंडिया बीइंग अ साइनेटरी ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इन 1972। तो कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया? किससे? 42nd अमेंडमेंट 1976 से, ताकि जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से आने के बाद उसको ध्यान में रखने के बाद वो था आर्टिकल 48A। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव। तो बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव जो है उसको कौन मैनेज करती है? वो मैनेज करती है वर्ल्ड बैंक। ठीक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। नेम द कार्बन निगेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड। तो कार्बन निगेटिव का क्या मतलब हुआ? कि ये कंट्री जितना कार्बन प्रोड्यूस करती है उससे कहीं ज़्यादा ये क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब ये क्या है? कार्बन निगेटिव कंट्री है। तो वो कौन सी है? भूटान। ठीक है। नेम द कार्बन विच इज़ रिमूव्ड बाय फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स एंड सॉइल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम एंड इज़ वाइटल पार्ट ऑफ ग्लोबल कार्बन साइकिल। तो कार्बन का वो अमाउंट जो कि प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। या तो वो स्टोर करके रख लेते हैं, या तो सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसे कार्बन को क्या बोलते हैं? ग्रीन कार्बन। ठीक है। विच कार्बन रेफर्स टू कोस्टल एक्वेटिक एंड मरीन कार्बन सिंक्स हेल्ड बाय इंडिकेटिव वेजिटेशन मरीन ऑर्गेनिज्म एंड सेडिमेंट्स। ठीक है। तो वो वाला कार्बन जो कि कोस्टल एरियाज में एक्वेटिक एनिमल्स है, फिर मरीन कार्बन के रूप में वो सिंक हो गया है। ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू कार्बन। क्या बोलते हैं? ब्लू कार्बन। What is the process which describes the technologies to tackle global warming by capturing CO2 at power station, industrial sites, or even directly from the air and permanently storing it underground? तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या है कि हम CO2 को कैप्चर करने के लिए मशीन इंस्टॉल कर देते हैं इंडस्ट्री के ऊपर, या तो हम डायरेक्टली इन्वायरमेंट से भी, हम लोग एटमॉस्फेयर से भी CO2 को कैप्चर करके अंडरग्राउंड उसको मतलब डाल देते हैं। ठीक है। स्टोर कर देते हैं अंडरग्राउंड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन फुटप्रिंट इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो कार्बन फुटप्रिंट जो है वो पूरे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का कितना परसेंट है? ये 54%। आगे दिया हुआ है कि क्लाइमेट चेंज समिट जो डिफरेंट प्लेसेस पे हुए हैं उसका एक टेबल है। ठीक है। तो इसमें पहला है कोप, लेटेस्ट है ये वाला। ठीक है। 2022 में, 23 में कहाँ पे हुआ है ना? कोप 28। तो ये हुआ है सऊदी अरब में। कहाँ पे? सऊदी अरब में। ठीक है। इसमें कोप 27 कहाँ पे हुआ था? शर्म अल शेख जो कि इजिप्ट में है, 2022 में हुआ था। कोप 26 ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में, ये 2021 में हुआ था। कोप 25 मैड्रिड स्पेन में, ये 2019 में हुआ था। कोप 24 जो कि काटोवाइस पोलैंड में हुआ था 2018 में।
COP23 बोन जर्मनी में हुआ था 2017 में। फिर एक COP22 जो कि मराकेश में हुआ था 2016 में, ठीक है, जो कि मोरक्को में मराकेश, ठीक है। फिर COP21 जो कि पेरिस में हुआ था फ्रांस में, ये 2015 में। और इसी के बाद क्या है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का स्थापना किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में, इंडिया में, ठीक है। इसका स्थापना इंडिया और फ्रांस ने मिलकर किया था। फिर एक COP20 जो कि लीमा पेरू में हुआ था 2014 में। COP19 वार्शा पोलैंड में हुआ था 2013 में। फिर COP18 दोहा कतर में हुआ था, जहाँ पे अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है 2022 वाला, ठीक है। जीता कौन है इसको, अर्जेंटीना, ठीक है। किसको हरा के, फ्रांस को हरा के। COP18 दोहा कतर में 2012 में। COP17 डरबन साउथ अफ्रीका में 2011 में। COP16 कैंकन मैक्सिको में 2010 में। COP15 कोपेनहेगन डेनमार्क में 2009 में। COP14 पोजनान पोलैंड में 2008 में, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे अब ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज वॉज पोस्टुलेटेड बाय होम। तो सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, और टोटल कितनी गैसेस हैं ग्रीन हाउस गैसेस, 6, ठीक है। उसमें से कि CO2 हो गया, CFC हो गया, ठीक है, SO2 हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि CO जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा नहीं है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, जोसेफ फॉरियर के द्वारा। विच ग्रीन हाउस गैस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो कौन सा ग्रीन हाउस गैस है जो कि फॉसिल फ्यूल की वजह से उसका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड बी। अगर जो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट है अगर वो ना हो तो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहेगा, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ना ज़्यादा ठंडा, तो ठंडा ही रहेगा, उतना गर्मी नहीं रहेगा, ठीक है। फिर अब मेजर ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, उसका सोर्स क्या है और उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है। पहला है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्यों हो रहा है, क्यों इसका अमाउंट बढ़ रहा है, हम लोग फॉसिल फ्यूल को जला रहे हैं, उसकी वजह से लैंड का जो यूज हो रहा है वो चेंज हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कार्बन को एब्जॉर्ब करने वाले नहीं बचे हैं, क्योंकि प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं ना। हम प्लांट्स को काट देंगे तो फिर एब्जॉर्ब कौन करेगा इसको, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी इसका मतलब अमाउंट बढ़ रहा है। इसका इफेक्ट क्या है, एक्सेस CO2 रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। फिर मीथेन। मीथेन कैसे रिलीज होता है, बायोमास बर्निंग से, एंट्रिक फर्मेंटेशन से और राइस पैडीज से। जब हम लोग धान लगाते हैं ना खेत में, पैडीज, तो उससे भी क्या होता है, वहाँ पे भी उस फील्ड से मीथेन गैस रिलीज होता है। इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हाई लेवल्स ऑफ नेल हैव कैन रिड्यूस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ब्रीदेज फ्रॉम द एयर। तो अगर हम मीथेन का अमाउंट बढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा कि हम लोग जो ऑक्सीजन जो ब्रीद कर रहे हैं वो कम हो जाएगा। फिर नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसको हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं, ठीक है। ये कैसे निकलता है, बायोमास बर्निंग से, फॉसिल फ्यूल से, कंबस्शन से या फर्टिलाइजर से। इससे क्या हो रहा है कि जो ओजोन लेयर है वो डैमेज हो रहा है। ओजोन लेयर का क्या फॉर्मूला है, O3 है ना, O3। फिर है ओजोन। ओजोन भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है ये कैसे निकलता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन से, जहाँ पे O2 इन्वॉल्व होता है, क्योंकि O3 बना ही किससे है, O2 प्लस ऑक्सीजन से क्या बना है, O3 बना है। फिर एक कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कैसे निकलता है, ये प्लांट किससे निकलता है, या फिर मैन मेड रिलीज कब होता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट से, इंडस्ट्रियल एरियाज से। यह रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए और ग्लोबल वार्मिंग के लिए। फिर CFC, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से होता है। इससे इफेक्ट क्या, ओजोन डिप्लेशन, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ इंजरीज। फिर सल्फर डाइऑक्साइड जो निकलता है वॉल्केनोज से, कोल से और बायोमास बर्निंग से। इसका इफेक्ट क्या है, ये एसिड रन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग जानते हैं कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। जब भी मिलेगा तो क्या बनेगा, H2SO3, जो कि क्या है, एसिडिक है। इस वजह से क्या होता है, एसिड रन होता है। फिर वाटर वेपर, एवोपरेशन ऑफ ओशन। तो वाटर वेपर भी क्या ग्रीन हाउस गैस है। ये निकलता कैसे है, जब ओशन से वाटर एवोपरेट करते हैं उस टाइम निकलता है। इसका क्या इफेक्ट होगा, एक्सेस वाटर वेपर कैन कॉज इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर वाटर वेपर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो ह्यूमिड हो जाएगा, ठीक है। मतलब अमाउंट ऑफ जो वाटर है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज कर जाएगा। वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नोन एज ग्रीन हाउस गैस। तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। Among nitrogen oxide, carbon dioxide, methane and ozone,
विच इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस नेचुरली फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। तो इन सब में जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन और ओजोन, इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है नेचुरल वाला? ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है बट ये नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है। फिर है ग्रीन हाउस गैस इज इन्हांस्ड इन एनवायरनमेंट ड्यू टू विच गैस। तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो उसका अमाउंट इंक्रीज होता जा रहा है। इसका रीज़न क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब होता है कि जो कंटिन्यूस जो टेम्परेचर का इंक्रीज हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन इसमें द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ्स टेम्परेचर जनरली ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट काउज्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड CFCs इज नोन एज। जब अगर अर्थ का टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, और क्यों हो रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट? ड्यू टू CO2 एंड CFC, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन, अगर ग्लोबल वार्मिंग अगर इंक्रीज होते रहेगा इससे क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? ग्लेशियर पिघलेंगे। अगर ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा? उससे सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, है ना। द ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू, तो ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न क्या है? CO2 का इंक्रीज होना, इस वजह से क्या है? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इंक्रीज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि साइक्लोन, नंबर ऑफ साइक्लोन्स बढ़ गए, स्टॉर्म्स आते हैं, है ना, कभी भी आ जाते हैं। विच गैस हैज़ द हाइएस्ट कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कराने में हाइएस्ट कंट्रीब्यूशन कौन से गैस का? ये है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेनली कौन कौन से गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं? वह CO2 और CH4, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। मीथेन इज एमिटेड फ्रॉम विच क्रॉप फील्ड। तो मीथेन जो है वो कौन से क्रॉप फील्ड से इमिट होता है? पैडी फील्ड से, धान के खेतों से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ग्रेजुअल रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ ग्लोबल डायरेक्ट इरेडिएशन ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज। तो जो अमाउंट ऑफ जो रेडिएशन का जो कम हो रहा है अर्थ सरफेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल डिमिंग। ग्लोबल डिमिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर ओजोन लेयर इज फाउंड। तो ओजोन लेयर जो है वो कौन से एटमॉस्फेरिक लेयर में पाया जाता है? ये पाया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। तो ओजोन लेयर का क्या फंक्शन है एटमॉस्फेयर में? ये हमें प्रोटेक्ट करता है UV लाइट से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ओजोन लेयर अबव अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट में के ऊपर जो ओजोन लेयर है उसका क्या हाइट, उसका क्या हाइट है उसका? वो 20 किलोमीटर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ विच गैस। तो हम लोग पहले देख चुके हैं क्योटो प्रोटोकॉल, वो रिलेटेड है किससे? इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ये है ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से लेकर के। नेम द यूनिट इन विच द थिकनेस ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर इज मेजर्ड। तो ओजोन लेयर का जो थिकनेस है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? इसको मेजर करते हैं हम डॉप्सन यूनिट में। किस में? डॉप्सन यूनिट में। अमॉन्ग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का नाम दिया हुआ है, जैसे कि CO2, CO, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसमें से कौन से गैसेज है जो कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द लेवल ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है जिससे क्या होता है कि ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फेयर में उसका जो अमाउंट है, उसका जो थिकनेस है वो मेंटेन रहता है? वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये N2 नहीं है, ये NO2 है। ठीक है, ये क्या लाफिंग गैस है, ये तो खुद ग्रीन हाउस गैसेज है, लेकिन NO2 जो क्या है वो ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचा रहा है। ऑक्साइड्स ऑफ विच गैस आर इमिटेड इनटू एटमॉस्फेयर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो कौन कौन सी गैसेस के वजह से एसिड रेन हो रहा है? ठीक है, तो हम पहले बताए थे कि अगर वाटर है उसमें SO2 मिल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो क्या बनाएगा? H2SO3, जो कि क्या एक एसिड है। फिर H2 अगर वो मिल जाएगा NO2 से तो क्या बनाएगा? HNO3। ठीक है, जो क्या एक नाइट्रिक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। इससे भी क्या होगा? एसिड रेन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस या एग्रीमेंट्स हैं जो कि कब किए गए थे और उसका नाम क्या है। तो पहला इसमें है रामसर कन्वेंशन, जो कि 1971 2 फेब को हुआ था। कहाँ पे? ईरान के रामसर नामक जगह पे। इसका क्या मतलब, क्या आउटकम क्या निकला इसका? ये था इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड्स। ये वेटलैंड्स को लेकर के था, ताकि वेटलैंड्स को बचाया जा सके। ठीक है,
फिर है साइट्स, है ना। तो साइट्स इसका कब हुआ था इस्टेब्लिशमेंट? 1973 में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये किसका इस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। तो इस ये क्यों हुआ था? ताकि जितने भी फ्लोरा एंड फौना है उसको बचाया जा सके, उसका ट्रेड ना हो। फिर है बॉन कन्वेंशन जो कि जर्मनी में हुआ था। ये कब हुआ था? 1979 में, बॉन जर्मनी में। इसका क्या मतलब पर्पस था? कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जितने भी जो स्पीसीज जो कि माइग्रेट करते हैं ना वाइल्ड एनिमल्स वाले कैटेगरी में, उसको प्रोटेक्ट करना। फिर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में। इसका क्या पर्पस था? कि ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचाया जा सके। फिर है बेसल कन्वेंशन 1989 में। ये कहाँ हुआ था? बेसल स्विट्जरलैंड में। इसका क्या पर्पस था? कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। तो जितने भी वेस्टेज जो कि मतलब हार्मफुल हैं, चाहे वो लैंड के लिए हो, वाटर के लिए हो, उसका अच्छे से डिस्पोजल करना, ठीक है, ऐसा नहीं जहाँ तहाँ बस फेंक दिए। फिर है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब UNFCCC। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसका जो समिट हुआ था वो 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। इसका क्या पर्पस था? कि कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज थ्रू एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन एफर्ट्स डायरेक्टेड एट कंट्रोल ऑफ इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज दैट कॉज ग्लोबल वार्मिंग। इसका मेन पर्पस क्या था? कि जो भी ग्रीन हाउस गैसेज निकल रहा है उसके अमाउंट को कम करना, ताकि क्या हो, ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो पाए, ठीक है। फिर है एक है रियो समिट जो कि 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। इसका क्या पर्पस था? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसका भी पर्पस ये था कि इन्वायरमेंट को कैसे बचाया जा सके, इसको कैसे डेवलप किया जा सके, ठीक है। फिर है UNCCD जो कि 1994 में पेरिस में हुआ था। इसका क्या फुल फॉर्म है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन से बचाना लैंड को, ठीक है। फिर है क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में क्योटो जापान में हुआ था। इसका पर्पस था कि ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम करना, ठीक है। फिर रोटरडम कन्वेंशन जो कि 1998 में रोटरडम में हुआ था, जो कि कहाँ पे? नीदरलैंड्स में। इसका क्या पर्पस था? कि जितने भी हजार्डस केमिकल्स या फिर पेस्टिसाइड्स हैं उसका अच्छे से जो ट्रेड जो मतलब ऐसे ही हो रहा है उसको मतलब रोकना, ठीक है। फिर कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, ये 2000 में हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। ये एक प्रोटोकॉल था ताकि जितने भी बायोसेफ्टी हैं, जितने भी बायोलॉजिकल स्पीसीज हैं उसको बायोसेफ्टी मिले, ठीक है, उसके लिए पॉलिसी बनाया जाए। फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन जो 2001 में हुआ था, कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका क्या पर्पस था? कि जो भी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को कम करना। फिर UNREDD जो कि इसका हुआ था कन्वेंशन 2008 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ठीक है। फिर है नागोया प्रोटोकॉल जो कि 2010 में हुआ था नागोया जापान में। इसका क्या पर्पस था? कि एक्सेस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका क्या मतलब है? कि ये एक मतलब प्रोटोकॉल जो नागोया प्रोटोकॉल किया गया था उसका मतलब ये था कि जितने भी कंजर्वेशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसका अच्छे से प्रॉफिट लिया जाए और उसको बिना मतलब कोई डिस्टर्ब किए हुए, ठीक है, ताकि ह्यूमन बीइंग को भी फ़ायदा हो और जो डिफरेंट स्पीसीज हैं उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है। फिर है मिनामाता कन्वेंशन जो कि 2013 में हुआ था क्यूमामोटो जापान में। इसका पर्पस ये था कि जितने भी मतलब मिनामाटा का क्या मतलब? मिनामाटा एक डिजीज़ है, ठीक है, जो क्यों होता है? मरकरी के कंजम्पशन से। तो मरकरी के कंजम्पशन से जो भी डिजीज़ होता है मिनामाता डिजीज़, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको बचाना, ठीक है, मतलब डिजीज़ मिनामाता से नहीं हो उसको बचाना ताकि हेल्थ भी सही रहे और इन्वायरमेंट भी सही रहे। फिर है किगाली अमेंडमेंट जो कि 2016 में किया गया था किगाली में रवांडा में जो कि है। इसका जो पर्पस था वो क्या था? कि जितने भी मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, एक होता है ना कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये है क्या? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इसको कंजप्शन और प्रोडक्शन को कम करना। फिर है COP26 जो कि 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। इसका क्या पर्पस था? कि CO2 के एमिशन को रिड्यूस करना, उसको कम करना, ठीक है। तो ये यहीं पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आगे हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।